सर हमारा चल रहा था सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। कैपिटल गेन, कैश फ्लो। आइए, हमने ना बच्चे एक चैप्टर स्टार्ट करा था और वो चैप्टर का नाम था सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। कुछ कुछ याद है चैप्टर में? रितिका जी का तो, आपका तो आई थिंक नहीं लिया था ना। 50% समझ आएगा, ठीक है, ज्यादातर ऊपर ही जाएगा, ठीक है, पकड़ने की कोशिश कर लेना। तो मैं थोड़ा सा समझाता रहूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था बच्चे, अगर जैसे आप कभी भी कैश सेल्स करते हो तो कैश सेल्स की क्या एंट्री होती है? कैश टू सेल्स। भाई अगर मैं दुकानदार हूं, मैं आपको ये रिमोट बेच रहा हूं, आपने मुझे पैसा दे दिया, तो एंट्री क्या डाल दूंगा मैं? कैश टू सेल्स। और अगर आपने मेरे को पैसा नहीं दिया, आपने कहा सर उधारी पे दे दो, तो बेसिकली मैं बेच तो रहा हूं आपको, सेल्स तो हो ही रही है, लेकिन डेबिट क्या करूंगा मैं? डेटर्स, ठीक है, क्योंकि कैश नहीं आ रहा मेरे पास, तो मैं डेटर्स डेबिट कर दूंगा। अच्छा सर, उसके बाद हम लोगों ने सर बट के चैप्टर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स पर है। नहीं, ये चैप्टर किस पे था बच्चे? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस होता था कि भाई मैं तुम्हें ये रिमोट दे रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस रिमोट को यूज करो, और अगर पसंद नहीं आया तो वापस हो जाएगा। मतलब जब मैं आपको ये गुड्स दे रहा हूँ, मान लो ये रिमोट मैंने आपको दिया, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या सेल्स कंफर्म्ड है? कंफर्म नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको क्या बोला था? मैं सेल की एंट्री डालूंगा। सर ये वापस भी आ सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम लोगों को सेल की एंट्री डालनी है। आप मुझे बता दीजिए मैं क्या एंट्री डाल दूंगा? डेटर टू सेल्स। मान लो 100 रुपए के गुड्स थे जो मैंने बेचे आपको, एक ही यूनिट है मान लो, तो बेसिकली 100 रुपए का बेचा, डेटर टू सेल। अगली बात, मैंने आपको 15 दिन का टाइम दिया था कि भाई या तो बता देना आपको रिमोट पसंद आया है, या तो बता देना कि नहीं है, तो आप वापस कर दीजिए, ठीक है। आपका कॉल आया और आपने बोला सर गुड्स बहुत अच्छे हैं सर, सो यू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर एक्सेप्ट हो गए तो कुछ एंट्री डालूं? सर जी सेल की एंट्री डालो। क्यों डालूंगा बेटे, ऑलरेडी सेल रिकॉर्ड कर तो चुका हूं, ठीक है। लेकिन अगर गुड्स रिजेक्ट हो गए तो क्या करूंगा? सर गुड्स रिजेक्ट हो गए बट आपने तो सेल की एंट्री डाली हुई है, तो रिवर्स करना भाई उसको, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। कितने रुपए से कर दूंगा? 100। सर एक पॉसिबिलिटी और होती थी, एक होता था पेंडिंग अप्रूवल। सर पेंडिंग अप्रूवल क्या होता था? पेंडिंग अप्रूवल होता था, सपोज करो साल जब एंड हो रहा था, मैंने जस्ट तुमको 25 मार्च को सेल करी थी। मान लो ये जो सेल है ये मैंने कब करी बेटा? 25 मार्च 2022। और मैंने तुमको कितना टाइम पीरियड दिया है बेटा? मान लो ये 25 मार्च है, ये 31 मार्च है, ठीक है। मान लो ये 25 मार्च को मैंने सेल करी थी, कितने रुपए की? 100 रुपए की। क्या मैं कह सकता हूं हमने एंट्री कर रखी है 25 मार्च को? बिल्कुल। लेकिन मैंने आपको ना 15 दिन का टाइम दिया था, बट सर हमारी क्लोजिंग तो 31 मार्च की है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपने ना तो अभी तक, क्या मैं कह सकता हूँ 31 मार्च को अगर तो आपने एक्सेप्ट कर दिया तो कोई भी एंट्री नहीं, अगर आपने रिजेक्ट कर दिए तो रिवर्स कर दूंगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, अभी आप रिमोट को यूज कर रहे हो, तो मैंने आपको फोन करा 31 मार्च को, कैसा लगा? आप जरूरी आप अभी बताओ, आप बोलोगे सर अभी टाइम पीरियड बचा है ना बताने का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कुछ गुड्स ऐसे हो सकते हैं जो 31 मार्च को, जिसपे मैं कस्टमर से पूछ नहीं सकता वेदर द गुड्स आर एक्सेप्टेड और वेदर इट इज रिजेक्टेड। और अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूँ कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि पेंडिंग अप्रूवल हैं, जिसका मुझे नहीं पता कि वो एक्सेप्ट हुए हैं या वो रिजेक्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका टाइम पीरियड लैप्स नहीं हुआ। आप मुझे बता दो, अगर मैंने 100 रुपए के गुड्स बेचे तो मैंने तो सेल रिकॉर्ड कर दी, लेकिन वो भी पेंडिंग में चल रहे हैं। सर पेंडिंग में क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ अभी। तो मैं क्या करूं उसका? पहले सेल्स के बारे में, यू हैव रिकॉर्डेड सेल्स ऑलरेडी, तो सेल्स रिकॉर्डेड रहने दो। नहीं,
क्या आपकी वो सेल है इस साल की? नहीं है सर अभी तक तो नहीं है। हाँ, तो अभी तक नहीं है तो साल खत्म मैडम, इसको हटाओ। तो इसका मतलब आपको अपनी सेल रिवर्स करनी पड़ेगी, सेल्स टू, मेरा आपसे सवाल है, देखते हैं कौन आंसर देता है। मैंने सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों नहीं करा? ऊपर तो सेल्स रिटर्न, एग्जैक्टली। अभी तक आप इसको क्या कंफर्म कह सकते हो कि ये रिजेक्ट हो गए हैं? बोल सकते हो? नहीं। क्या आप ये बोल सकते हो एक्सेप्ट हो गए हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकता। तो ये एंट्री मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इन गुड्स का अभी तक कुछ भी ठिकाना नहीं है, ये अप्रूव हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, क्या हुए, तो मैंने इनकी सेल रिकॉर्ड कर दी थी, मैं उसको रिवर्स कर दी बस में। और आखिरी बात, ये जो गुड्स हैं अल्टीमेटली पड़े किसके पास है? आपके पास। कस्टमर के पास। ये रिमोट जो मैंने तुमको बेचा पड़े तो कस्टमर के पास है, ठीक है, लेकिन मालिक कौन है स्टॉक का? तो बेटा मैं स्टॉक रिकॉर्ड करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। मेरा आपसे सवाल कितने रुपए का? इफ आई से दैट कॉस्ट इज 80, मार्जिन इज 20 एंड सेल प्राइस इज 100, तो आपको पता है कि मैंने सेल तो 100 पे रिकॉर्ड करी थी, तो क्लोजिंग स्टॉक को किस पे रिकॉर्ड करूँ? कॉस्ट पे। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। थोड़े और बड़े हो गए तो बताऊंगा कॉस्ट और एनआरवी, सेल पर विच एवर इज लेस होता है। मुझे बताइए, हमने यहाँ तक बातें करी थी, याद है? अब सर हमने आज क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सिचुएशन देखनी है क्या बनी हुई है। छोटा सा चैप्टर है, फटाफट आज खत्म हो जाएगा, आराम से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, आ जाओ बेटा। सर मेरे को भी है डाउट सर बीआरएस में क्लास के बाद एक बार। सॉरी। आइए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने करा था ना, याद है? लास्ट क्लास में हमने 1 करा था, भूले तो नहीं ना बेटे? आओ जी, 2 करेंगे और मैं कराऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो डन ही है। वैसे अगर मैं बोलूं मेरे को कोई नई बात बोलनी है, कुछ नई बात नहीं बोलनी है, हम जरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? आराम से पढ़ेंगे। अमित runs an online store where the goods are casually sold। अरे सर ये casually क्या होता है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप याद करो बेटे, मैंने जब तुम्हें नोट्स बना के दिए थे, सबसे पहला ये जो सेल ऑन अप्रूवल क्या लिखा हुआ है? कैजुअली। अब मैं तुम्हें कैजुअली का मतलब बताता हूँ। कैजुअली का मतलब है भाई मेरी करोड़ों की सेल है, लेकिन 80-90 हज़ार रुपए की सेल, ऐसी कोई आता है तंग करता है कस्टमर, नहीं अप्रूवल पे, मैं दे देता हूँ उसको। मतलब समझ रहे हो, मेरा मेन बिजनेस अप्रूवल वाला नहीं है। मेरी दुकान पे करोड़ों रुपए की सेल चल रही है, करोड़ों की मान लो, आप लाख रुपए मान लो, लेकिन जो अप्रूवल वाली है वो बहुत ही कम पोर्शन की, समझ रहे हो? तो कैजुअली के अंदर क्या होता है, मैं सारी की सारी सेल को जब दुकान से निकल रहा है ना, सेल मान लेता हूँ। यही तो करा है मैंने, सेल ही तो मानी है मैंने, समझ रहे हो? तो कैजुअली का मतलब, एक बार मैं आपको ऊपर जब थ्योरी पे जाएंगे तो ही बताऊंगा। कैजुअली का मतलब सर मेरा मेन काम अप्रूवल वाला नहीं है, मैं तो कैश आता है, उधारी होती है, कुछ कुछ कस्टमर बहुत ज्यादा बोलता है तो मैं बोलता हूँ ले जाए, बता दियो मेरे को अप्रूवल जब हो जाती है, समझ रहे हो? सो कैजुअली इज लिटिल बिट। अच्छा सर ये क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन? Where the goods are sold on casually on sale on approval basis। तो ये ना उसने मेथड बता दिया आपको। सर मेथड हमने तो एक ही करा है। हाँ, तो आपने पहला मेथड कर लिया, सारी इलस्ट्रेशन पहले मेथड पे ही है, बाकी 2 मेथड एकदम थ्योरेटिकल है। The following is the information provided to you during 2020। बेटा ये कौन सा साल है बताओगे? इसको अगर मुझे ईयर मतलब ऐसे लिखना है तो क्या लिखूं? मतलब किस डेट से किस डेट तक है ये? 1 अप्रैल, 1 Jan 20 till 31 December 20।
भैया जब एक साल लिखा होता ना तो ये होता, और अगर 20-21 होता तो क्या होता, 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21। क्यों जी, सेटल्ड है ना बात? क्या पर्टिकुलर दिए हुए हैं सर? तो 2020 में भाई ने कुछ सेल करी है, 10 फरवरी को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब 10 फेब को इसने सेल करी है अप्रूवल बेसिस पे। कितनी कॉस्ट के गुड्स है? 1,20,000। कैन यू टेल मी द सेल प्राइस? क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों, सेल प्राइस क्या होगा? कितना दोस्त? कितना ऋषि, कितना होगा? हम्म 1,50,000। कैसे निकाला? जैसे 25% ऑफ कॉस्ट है तो 25% कितना आ गया? 30,000 Yes sir. है ना? 1,20,000 का 25% हो गया ना बेटा, 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट तो आपको गिवन है, ये तो आसान वाला पॉइंट है, ठीक है। तो मार्जिन, इसका मतलब बहुत ही धीरे धीरे बता रहा हूं मैं, कॉस्ट आपका 1,20,000 है, मार्जिन 30,000, और तो सेल प्राइस तो ऐड करके ही आएगा ना। क्यों जी, सेटल्ड है बात? अच्छा सर, यानी कि हमने 1.5 लाख रुपए के गुड्स बेच दिए, एंट्री डल जाएगी पहले पॉइंट की। चलो मैं पहले क्वेश्चन रीड करा देता हूँ। सेल कितने की करी है? 1.5 लाख की। इसके बाद क्या लिखा बेटा? 20 फरवरी को गुड्स रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। ओ माय गॉड, रिटर्न्ड मतलब ये हो गए हैं रिजेक्टेड। कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिया, खराब है जी आपका प्रोडक्ट। कितने रुपए के? गुड्स फॉर विच अप्रूवल इज गिवन, ओके, एक्सेप्टेड। गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, पेंडिंग। मैंने टोटल गुड्स कितने रुपए के बेचे थे? 1.5 लाख के। जिसमें से आप इनका टोटल करोगे, क्या मैं कह सकता हूं ये उतना बराबर आ रहा है? मेरे को बाइफर्केशन पता, मैंने 1.5 लाख बेचा है, जिसमें से इतना एक्सेप्टेड, इतना रिजेक्टेड, इतना पेंडिंग अप्रूवल। ऑल दी अबव गुड्स आर सोल्ड ऑर्डिनरली इन द कोर्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। वो कह रहा है कि इसको उसने सेल मानना है, ठीक है, जनरल लाइन है, कोई इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। कंसिडरिंग दैट ही क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 20। लो जी लो सर, ये तो बड़ी अजीब, हमने तो सोचा था कि कैलेंडर ईयर है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्लोजिंग कब करनी होगी? यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये 1 जनवरी 20 से लेकर 31 मार्च 20 तक है ना? यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमित टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। पहली बार यहां तक क्लियर है? डाल देंगे सर एंट्री 10 फरवरी को सेल की डाल देंगे, रिटर्न वाली रिजेक्ट वाली एंट्री डाल देंगे, अप्रूवल पे कोई एंट्री डलनी नहीं, पेंडिंग वाले को रिवर्स कर देंगे, इन्वेंट्री काउंट कर देंगे, ठीक है। यहां तक यही बात हो रही है। इसके बाद क्या लिखा है? नोट, एडिशनली इट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन 15 अप्रैल 2020। ये कौन सा साल है? अगला साल है ये, 31 मार्च के बाद 15 अप्रैल 2020। The customer have rejected the goods for which approval has been pending। सर जी, जिन गुड्स के ऊपर पेंडिंग चल रहा था ना, हाँ, वो क्या हो गया बेटा? रिजेक्ट। मैं जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ली थी उनसे पूछना चाहता हूँ, सीधा सीधा बता दो, अगर दिमाग चलता है आपका, सीधा बता दो, ये जो रिजेक्ट हो गए हैं गुड्स, ये अगले साल इसकी रिजेक्शन की एंट्री डलेगी क्या? नहीं डलेगी, गुड, क्योंकि आपने 31 मार्च को पहले रिजेक्ट कर दिया। आप मुझे बताइए, स्टार्ट कर पाओगे? करो, स्टार्ट करो। सबसे पहली एंट्री डालते हैं। सबसे पहली एंट्री सेल की डलेगी बेटा। क्या एंट्री डलेगी? डेटर टू, डाल दो जी। चलो क्वेश्चन ही लिखाता हूं, एंट्री डालता हूं।
सर 10th फेब को आपने डेटर टू सेल डाल दिया, कितने अमाउंट से? 1,50,000, 1.5 लाख से डाल दिया। सर जी दूसरी बात क्या है? गुड्स रिटर्न हो गए, कह सकते हैं सेल्स रिटर्न है। Yes, sir. क्या एंट्री डालोगे इसकी? Sales return to sale. Oh, data. सेल्स रिटर्न टू डेटर, गुड। कितना अमाउंट बेटा? 80,000 डाल दीजिए। फिफ्टींथ मार्च, गुड्स फॉर विच अप्रूवल गिवन बाय द कस्टमर। कस्टमर ने अप्रूवल दे दी तो सेल रिकॉर्ड कर दो, ट्रू और फॉल्स। हाँ पहली कर चुके हो रे, तो आपको कुछ भी सर एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखना, नहीं बच्चे। 15 मार्च और उसके बाद वहीं पे ही चाहे लाइन डाल दो, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास, या आप नोट नीचे डाल दो, जैसे करना कर, Sir, नोट डाल दो, कोई दिक्कत third पे ही point पे ही- वैसे भी कर सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं है तो आंसर होने के बाद लास्ट में दैट ऑन 15th मार्च नो एंट्री हैज बीन पास, कैसे भी कर सकते हो। 31st मार्च को जो पेंडिंग अप्रूवल है बच्चे, वो कितने का है? 30,000। क्या करूं सर इसका? क्या एंट्री डालूं? Sales to data. गुड, सेल्स टू डेटर 30,000 30,000। और हाँ अब आप बताओ, ये जो 30,000 है वो तो सेल प्राइस है, लेकिन आपको सेल और कॉस्ट के बीच में रिश्ता दिया हुआ है बच्चे। आपका मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट होता है। ये मैंने ना तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, जरा सा रिवाइज कराता हूँ। कैन आई से इट इज 1/4 ऑन कॉस्ट, Yes, sir. तो हाउ मच ऑन सेल्स? 1/5. हाँ, नीचे एक डिनोमिनेटर बढ़ा देते हो तो वो सेल्स से रिश्ता आ जाता है। Yes, sir. तो आप मुझे बता दो, 36,000. तुम तो बढ़ा दिया, सेल प्राइस और ऊपर ले गया। हमारे 24. 25% पर 30,000 सेल प्राइस है ना, हाँ. 30,000 का 1/5 6,000, Yes, sir. तो मेरे भाई 6,000 को कम करेगा ना, समझ रहे? 24,000 की इन्वेंट्री है। निशान जी आया? देख ले यार, पूछ लियो, सोचियो मत पूछने से पहले, समझ रहा? 24,000 आया सबका? ऋतिका जी समझ आया आपको? देख एक बात बता, ये एंट्री डाल दी तूने 30,000 वाली। अब मुझे एक बात बता, ये 30,000 क्या है? सेल प्राइस है ना ये तो। अब मुझे बता प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, तो इसका 25% कर दूं क्या? भाई ये कॉस्ट नहीं है, ये सेल है। तो अगर कोई चीज लास्ट क्लास ली थी आपने, हाँ, तो एक बार वो रिकॉर्डिंग जरूर देखना, उसमें मैंने 10 मिनट ये रिलेशन बनता कैसे है ना, अभी याद करके चलने की कोशिश करो। अगर 25% को 1/4 ऑन कॉस्ट बोल सकता हूं, 25/100 1/4, तो जब भी सेल्स पे जाता है ना, एक डिनोमिनेटर बढ़ा देता, डिनोमिनेटर में एक बढ़ जाता। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूं, चलो बात हो ही रही है तो। मान ले कॉस्ट है 100 और मान ले प्रॉफिट है 25, मैंने खुद लिख दिया। मुझे बता दे सेल प्राइस क्या होगा? 125। प्रॉफिट का रिश्ता दो तरीके से है बेटा। अगर मैं प्रॉफिट को कॉस्ट से बोलूं तो 1/4 बोलूंगा ना, 1/4 ऑन कॉस्ट। और सेल से क्या दिख रहा है आपको? 1/5 ऑन, समझ रहे? Yes, sir. तो भैया 30,000 रुपए 1/5 ऑफ 30,000 होगा ना, 6,000। तो कॉस्ट कितनी आएगी दोस्त? 24,000। 24,000 की इन्वेंट्री, इन्वेंट्री विद द कस्टमर, 24,000 टू ट्रेडिंग। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? अभी सर यहीं तक करना है? नहीं बेटे, अभी देखते हैं, आ जाओ। I mean, अभी 15 अप्रैल का भी लिखा होगा। 31 मार्च तक डल गई सबकी एंट्रीज। 15 अप्रैल को देखो क्या लिख रहे हैं ये, समझ आया आपको?
जो गुड्स कस्टमर के पास थे वो एक्सेप्ट हुए, रिजेक्ट हुए? रिजेक्ट। अगर वो रिजेक्ट हो गए हैं तो आप रिजेक्शन की एंट्री डालोगे? No, sir. वो ऑलरेडी रिजेक्टेड थे। और अगर वो एक्सेप्ट हो गए होते तो डाल देते हैं। क्या एंट्री डालते? डेटर टू सेल। एकदम क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर? वेरी 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 गुड। थर्ड इलस्ट्रेशन आपको होमवर्क दी जाएगी, आसान है, कुछ अलग करवाता हूँ। सर नोट पे करवाइएगा बिना 50 लैप पे। सर थोड़ा सा कर लेना। और एंट्रीज चेक कर लेना बच्चे, सही डाली है ना? सर ये जो अमाउंट का किया है, ये सेल प्राइस वगैरह निकाले, इसके वर्किंग नोट्स बनानी पड़ेंगे? बना दो तो सही है। 5 नंबर का आता है ये चैप्टर, और ये नंबर फ्री के होते हैं। उन्होंने सेल्स रिटर्न क्यों नहीं डाला? जो रिजेक्ट हुए थे डालना चाहिए था, सेल्स रिटर्न होना चाहिए, है ना? सेल्स रिटर्न ही डाल। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हो गया, आगे बढ़े। एक ही बात, डेटर यूज कर ले, ट्रेड रिसीवेबल यूज कर, सन्ड्री डेटर्स यूज कर ले, एक ही बात। थर्ड पर आएंगे बेटा, आई मीन होमवर्क करोगे तुम। आइए फोर्थ देखते हैं, फोर्थ फिफ्थ। कुछ लिखा हुआ यूज कर लेंगे। आइए सर, ये S Limited send out its goods to dealer on sale or return basis। पहली लाइन पढ़ते ही आपको क्या पता लग जाता है बच्चे की क्वेश्चन किसका है? सेल और रिटर्न बेसिस का। पहली बात, all such transaction are however treated as actual sales। पता है मैं ये तो, and pass through day book। देखो डे बुक आती है ना बच्चों, लोग पता नहीं क्या है ये, कुछ नहीं होता। सेल्स जो होती है ना, एक जगह पे एक बुक पे पहले रिकॉर्ड करी जाती है। जब ये आप और थोड़े से बड़े हो जाओगे मैं समझा दूंगा ये क्या है। आपको सिर्फ ये समझना है, सेल परचेज इनकी ना बुक अलग होती है, ठीक है? उसमें रिकॉर्ड कर दी गई है, मतलब सेल रिकॉर्ड हो चुकी है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, साल खत्म ही हो रहा है। कौन सा साल खत्म हो रहा है बेटा? 31 मार्च 2020। 200 such goods have been sent to a dealer at the rate of 250। 200 गुड्स भेजे गए थे और सेल प्राइस क्या उनका? 250। आप मुझे बता दीजिए कॉस्ट कितनी है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस? यानी कि मैंने 200 यूनिट भेजे 250 रुपए के, मेरे लिए कॉस्ट कितनी है उसकी? 200। एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब वो कह रहा है कि कस्टमर को मैंने डेबिट भी कर दिया। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, हैव आई ऑलरेडी पास्ड द एंट्रीज ऑफ सेल और हैव नॉट पास्ड? ये लैंग्वेज पढ़ के देखो, ऐसा नहीं होता कि बस क्वेश्चन रीड करा सेल की एंट्री डाल दो। क्या ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि हम सेल की एंट्री ऑलरेडी डाल चुके हैं? यस। पता लग रहा है ये? कैसे पता लग रहा है? ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल ऊपर भी लिखा था, एंड पास थ्रू डे बुक। और दूसरी बात, नीचे अगली लाइन में फिर बोल रहा है एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट। क्या डेबिट हुआ? एंट्री डाल चुके हो भाई साहब। आगे क्या बोल रहा है? ऑफ दीज गुड्स, क्या नाम है बच्चा आपका? अंजलि। अंजलि क्लास ले रही थी ऑनलाइन? सर एक ली थी, अंजलि एक ली थी। एक ली थी, लास्ट वाली ली थी, सेल ऑन अप्रूवल वाली ली थी। थोड़ी सी। अच्छा थोड़ी सी ली थी, फिर ऑनलाइन में मन नहीं करा, फिर हट गया। अब नहीं जाने दूंगा, अब ऐसे नहीं जा सकता। ऑनलाइन में तो बटन दबा के लीव हो जाता है बेटे। ठीक है, तो ऑफ दीज गुड्स ऑन 31 मार्च 20,
50 वर रिटर्न। बेटे बाइफर्केशन समझ लेना, तुमने टोटल गुड्स कितने भेजे थे 200, जिसमें से कितने रिटर्न हो गए बेटा 50, 70 वर सोल्ड, 70 की अप्रूवल आ गई। फॉर द अदर गुड्स डेट ऑफ रिटर्न हैज नॉट पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑन 31 मार्च 2000। सिंपल है सर ये तो। अब मेरा आपसे सवाल है, पहली एंट्री क्या डालोगे? देखो अगर मैं इवेंट रिकॉर्ड करूं, एक तो सेल हुई है, सेल रिकॉर्ड होना चाहिए सारा, मतलब दीज आर द इवेंट्स, सेल हुई है, फिर तो ये सबसे पहला पॉइंट है। कुछ गुड्स रिजेक्ट हो गए, कुछ एक्सेप्ट हो गए, कुछ पेंडिंग है, और जो पेंडिंग होंगे उसके ऊपर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डालो। कौन से पॉइंट से एंट्री डालना शुरू करोगे? पहले से? नो सर, सेकंड। अगर तुमने पहले से डाला ना तो नंबर कट सकता। बोले इसका मतलब आपको क्वेश्चन रीड करना नहीं आता, समझ रहे हो? बोलेगा कि आपको क्या जरूरत है एंट्री डालने की, लिखा नहीं है उसमें ट्रीटेड एज सेल एंड पास थ्रू डे बुक, और लिखा नहीं उसके नीचे डेबिट भी कर दिया उसको कस्टमर को, तो आप कहां से डालनी शुरू करोगे? सेकंड सर, रिजेक्शन से। सेल्स रिटर्न। बताओगे एक बार क्या एंट्री डालूं? आप बता दो, मैच करते जाएंगे फिर। सेल्स रिटर्न हो गया तो 50। सेल्स रिटर्न टू डेटर कितना? 50 है ना? 50 यूनिट्स अमाउंट। पहली एंट्री समझ आ रही है सबको? यस सर। 250। ठीक है, उसके बाद 70 यूनिट्स अप्रूव्ड, डालो एंट्री। नो सर। कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुम उसको सेल मान चुके हो, जब बाद में अप्रूव होगी तो दोबारा थोड़ा ना सेल मान लोगे। तो मैंने नोट भी नहीं लिखा, आपको पेपर लिख कर आना है। उसके बाद 80 यूनिट पेंडिंग, रिवर्स हो गया। सेल्स रिटर्न। सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल 80 यूनिट, कितने रुपए के? 250। बता दीजिए, यहां तक क्लियर है बच्चे? और बेटे अगर 20,000 रुपए, अगर 80 यूनिट है तो अगली इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग तो डल जाएगी ना। यूनिट कितने? 80 तो 216। बना दीजिए, एंट्रीज बना दीजिए इसकी। सर फोर्थ क्वेश्चन है ना? हाँ फोर्थ है। सर रिजेक्ट कौन सा डेट को हुई थी सर अप्रूवल? क्या कह रहे दोस्त? सर डेट था ना नोट का, मतलब अप्रूवल वाला। हाँ नोट जो है इन्होंने नहीं डाला हुआ, पर डालना मैं चाहिए। कह रहा हूँ डेट, अप्रूवल कौन सी तारीख हुई थी? अगर कुछ लिखा नहीं हुआ तो सिर्फ नोट डाल दे, डेट की जरूरत नहीं। शुरू। हो गया दोस्त?
यही क्वेश्चन बच्चे ऐसे आता है ना, 5 नंबर का आता है। तुम बताओ ये छोड़ने वाले नंबर है, ये तो 5 नंबर एकदम ऐसे है कि लाइन भी खींच के डेबिट क्रेडिट लेजर फोलियो सब डाल के नंबर नहीं कटने चाहिए। सर ये सब लिखना जरूरी है इनके नीचे बीइंग द कंसर्न नरेशन बहुत जरूरी होती है भाई। तूने 11वीं में पूरे मजे लिए हैं लग रहा है। सर मार्क्स कटते हैं इसके? प्रेजेंटेशन के नंबर कटेंगे, समझ रहे? पीयूष कहेगा सब जब भी पूछता हूँ सर से 11वीं याद दिलाते रहते हैं मेरे को। मैं बोलता हूँ तो तेरे को जो भी मैम होंगी सर होंगे उनको शांति मिलती होगी, हाँ, नहीं पढ़ा ये लड़का। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें भी मैं इसलिए करा रहा हूँ बच्चे, कोई एक दो पॉइंट्स है ना, तो मैं सोच रहा हूँ चलो भी कर लोगे तो सही है। हो सकता है इसके बाद बस ठीक है 6 भी हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अभी 7th भी कर लेंगे अभी, क्योंकि इतना हैवी इसमें है नहीं, आज ये वाला खत्म करा दूंगा। कैली कंपनी send out its gas containers to dealers on sale or return। तो मेरा एक सवाल है, ये बेच क्या रहा है? गैस कंटेनर्स। और किस पर बेच रहा है? सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बोले तो आपने ये ले लिया, आपको पसंद आ गया तो बढ़िया, नहीं लिया तो वापस हो गया, तो ये चैप्टर डिफाइन हो जाता है सेल और रिटर्न का। इससे क्या डिफाइन होता है बेटा? ऑल ट्रांजैक्शन आर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड पास थ्रू डे बुक। ये मेथड कौन सा हुआ? कैजुअली, कि आप इसको नॉर्मल सेल ट्रीट कर रहे हो। मुद्दे की बात यह है कि मैं सेल की एंट्री डाल चुका हूं, डाल चुका हूं, पास थ्रू डे बुक। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 100 gas containers which cost them 900 have been sent to dealer on sale or return basis and have been debited to his account at 1200। क्या बोल रहा है सर ये? मुझे ये बता दो, एक कंटेनर की कॉस्ट कितनी है? 900 और एक कंटेनर का सेलिंग प्राइस 1200। और नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने हैं बेटा? 100 गैस कंटेनर उसने भेजे थे। क्यों जी, यही लिखा है ना? क्या मैं इसकी एंट्री डालूं कि मैंने भेजे हैं? नो सर। बट फिर भी एक बार एंट्री, हाँ, एंड हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एट 1200, तो लिखा तो हुआ है, बट अगर मैं आपसे पूछूं एंट्री अगर होती तो क्या एंट्री होती? सेल्स टू डेटर, सेल्स टू डेटर। तो सेल होती है। बेटे एक्सपर्ट बनने वाले हो साल 2 साल में, ठीक है। डेटर टू, आप मुझे बता दीजिए कितने कंटेनर? 100 कंटेनर, कितने रुपए का? ओके, 1,20,000। पर ये एंट्री आपको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि ऑलरेडी डल चुकी है एंट्री। सर ये आगे वाली लाइन आपको लगेगा सर ये क्या हो रहा है? आउट ऑफ दिस बोले तो टोटल नंबर ऑफ कंटेनर कितने हैं? 100। ओनली 20 कंटेनर्स आर सोल्ड। ओ माय गॉड, यानी कि जो एक्सेप्ट हुए हैं वो कितने हुए, और जो बाकी हैं वो रिजेक्ट हो गए बेटा। और एक बात और, ये 20 कंटेनर की एक्सेप्टेंस कितने रुपए में हुई है? पर आपने तो 1200 पे एंट्री डाली थी। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बेटे हो सकता है, मैं आज आपको गुड्स दे रहा हूं, मैं जो भी गुड्स में डील करता हूं वो डेली बेसिस पे उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो आपने जब एक्सेप्टेंस करी, मैंने जब आज आपको दे रहा हूं 1200 है, मैंने कहा भाई साहब जिस दिन एक्सेप्टेंस दोगे उस दिन का रेट लगेगा, तो जिस भी दिन आपने एक्सेप्टेंस दिया उस दिन 1500 का रेट है। तो आप मुझे बता दीजिए, दो बातें, एक्सेप्टेंस पे बाद में आता हूं। मुझे बता दीजिए 80 गुड्स रिजेक्ट हो गए आपके, इसकी कोई एंट्री डलेगी? बिल्कुल डलेगी, बिकॉज यू ऑलरेडी ट्रीटेड दिस एज सेल्स। तो आप इसको रिवर्स करोगे, क्या एंट्री डालोगे बेटा? सेल्स रिटर्न टू
डेटर्स अमाउंट बताओगे 80 इंटू 1200 96,000 एंट्री नंबर 2 समझ आ रही है यार ये हो सकता है ना देख आज जब मैं तेरे को बेच रहा हूँ आज रेट 1200 का है बट मैं देखो ये बोला कि भाई आजा मुझे यस भी तो नहीं बोल रहे ना कि है तो जिस दिन आप यस बोलोगे उस दिन का रेट लगेगा एक बात बता पेट्रोल है ठीक है पेट्रोल का डेली प्राइस फ्लक्चुएट होता है ऐसे हो सकता है मैं जो चीज में डील कर रहा हूँ वो डेली फ्लक्चुएट थोड़ी ऐसा होता है कि आज ले जाओ बाद में पेमेंट एग्जाम्पल के तौर पर तो वही आज जैसा आज रेट है ठीक है जिस टाइम ले रहे हैं तो सर अगर रेट बढ़ा लो तो मेरी मर्जी ले रहा करो क्या कह रहे हैं पेट्रोल का पेट्रोल हटा दो सर पेट्रोल तो लगता है अच्छा मतलब जैसे कि आपने कोई डील करा में बेचा में जैसे गोल्ड मान ले गोल्ड बेचा तुमको मैं एक ज्वेलरी की दुकान है तुमने कहा गोल्ड खरीदना है मैंने कहा ले जाओ जी जो सेट पसंद आए ले जाओ सेट रिंग जो ले जाना है ले जाओ ठीक है गिनवा लिए मैंने ये ले गए आप आपने कहा पर अभी कंफर्म नहीं है मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं आपने 10 दिन बाद कंफर्म करा मैं सेल प्राइस आज जो मैं सेल रिकॉर्ड कर रहा हूँ पहले दिन जब ले जा रहा हूँ तो आज की सेल पे हो रहा है पर जब तुम 10वें दिन कंफर्म करोगे वो रेट नहीं पकड़ूंगा मैं रिजेक्शन में तो तू जो रिकॉर्ड करता है वो रिजेक्ट करता है ना समझ रहे अब रिजेक्शन में 300 रुपए ले लेगा क्या मेरे से उसमें समझ रहे मैंने सेल की एंट्री डाली है 1200 तू बोले रिजेक्शन कर दो 1500 मतलब मैं 300 दे दूं और समझ रहे तो बेसिकली आप 80 इंटू 1200 ये एंट्री क्लियर है अब आप मुझे बता दीजिए सर ये जो 20 यूनिट है ये 20 यूनिट की सेल ऑलरेडी कितने पे रिकॉर्डेड है उस सर 1500 पे होनी चाहिए ना तो कितना इंक्रीमेंटल रिकॉर्ड करूं और तो बेटा डेटा टू सेल डाल दो ना 20 इंटू क्या जी क्लियर है सर और कोई एंट्री और कोई भी एंट्री इन्वेंट्री विद कस्टमर डालने की इनको जरूरत वैसे थी नहीं डाल देते क्योंकि वो पेंडिंग वाले की डालते थे हर बार समझ रहे हो ये जो 80 यूनिट है ये पेंडिंग है या रिजेक्टेड है सर पेंडिंग ही है पेंडिंग थोड़ा ना मैडम अच्छा ये तो अब देखो अब इन्होंने बोला है ओनली 20 आर सोल्ड अब ये तो डिस्प्यूट वाली बात है आप बोलो सर आप कैसे कह सकते हो कि ये रिजेक्टेड है हो सकता है कि ये बाकी 1200 के बिके हाँ मतलब हो सकता है पेंडिंग हो समझ रहे हो तो ये तो एजम्पशन बेस्ड है भाई इंस्टीट्यूट क्या एजम्पशन ले रहा है ये लोग तो क्या कर रहे हैं सेल्स तो ये तो पेंडिंग मान रहे हैं समझ रहे हो समझ आया आपको मैंने क्या बोला पेंडिंग मान रहे हैं तो जो भी इन्वेंट्री कस्टमर के पास पड़ी है उसकी एंट्री कितनी डल जाएगी इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग 90,000 है बेटा कितने यूनिट है बताओ ना 80 और कॉस्ट कितनी थी 72,000 कहिए साहब सब बच्चों को क्लियर है एकदम निशान जी ऑल क्लियर ऑनलाइन में सभी बच्चों को क्लियर है खुशी अरुण विशाल कम बच्चे हैं आज विशाल दूसरा भी नहीं आया यश यस सर ठीक है जी अब आई थिंक मैंने इतना तुम्हें बता दिया है इलस्ट्रेशन 6 एक बार स्टार्ट करो फिर चलते हैं नए पॉइंट्स पे एक बार 6th ट्राई कर लो बेटा सर थोड़ा zoom
यार ये ना अभी नहीं दिखाना है, एक मिनट। चलो। अंजलि जी हो रहा है कुछ? अभी नहीं होगा, अभी आज हो गया। गुड। मैं कराऊं बच्चे? चलो देखो एक बार बोल देता हूं मैं। सर एक कंपनी है ई लिमिटेड और सेंड आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन्स कॉस्टिंग 200 ईच। तो भाई वो कुछ अकाउंटिंग की मशीन जो कि कॉस्ट है 200 वो कस्टमर को बेचता है। सर कॉस्ट तो 200 है, तो मशीन्स की कॉस्ट कितनी है बेटा? 200। किस पर बेचता है? सेल और रिटर्न बेसिस पर। ऑल ट्रांजैक्शन आर हाउएवर रिकॉर्डेड ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड पास थ्रू डे बुक। मुझे बताइए क्या सेल की एंट्री डल चुकी है? नहीं डल चुकी? डल चुकी है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जब साल खत्म हो रहा है, ऑन 24th March 300 सच अकाउंटिंग मशीन वर सेंट आउट एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 280। वो क्या बोल रहा है कि 24 मार्च 2020 को कितनी मशीन्स बचे? 300। और कितने रुपए का बेचा मैंने? 280। तो ये मैंने सेल करी है। और भूलिएगा नहीं इसकी कॉस्ट कितनी है जी? 200। ठीक है, तो 300 मशीन 280 की बेची है, ये इनवॉइस प्राइस है। आउट ऑफ विच 90 आर एक्सेप्टेड। तो ये 300 का पहले बाइफर्केशन समझ लो। तुमने 300 भेजी है जिसमें से 90 एक्सेप्टेड है। कितने रुपए पे? 250। सर पर हमने तो सेल जब करी थी तो हमने कितने रुपए की करी थी बेटा? 280 की। पर ठीक है भाई, हो सकता है कस्टमर ने बाद में डिस्काउंट लिया हो तो 250 पे फाइनल हुआ। एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थ कमिंग। मुझे बता दीजिए, यानी कि बाकी 210 क्या मैं कह सकता हूं पेंडिंग है?
बोलिए यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो भाई कुल मिला के कहानी ना बस इतनी सी है। 24 मार्च को ये सेल करी है, ये एक्सेप्ट हो गई, और ये मुझे आप बता दीजिए, जब मैं सेल करता हूं, मैं आपसे जनरल पूछ लेता हूं पहले, इसकी एंट्री डालूं क्या मैं? कितने यूनिट बेचे मैंने? 300 कितने रुपए के? तो एंट्री बताओ ना। डेटर टू सेल्स 300 इंटू 280 कितना आ जाएगा? 84,000। इस 84,000 में से, अच्छा मैं तो सेल रिकॉर्ड कर चुका हूं सर इसको। अब आप मुझे बता दीजिए एक्सेप्ट कितने हुए? 90। तो सर जी जो एक्सेप्ट हो गए उसकी तो सेल ऑलरेडी डली हुई है। लेकिन बेटे एक बात बताओ, आपने तो सेल को 280 पे रिकॉर्ड करा ना बेटा, लेकिन होना तो चाहिए था 250 पे। तो क्या मैं कह सकता हूं आपने ज्यादा रुपए से सेल रिकॉर्ड करी हुई है फॉर दीज 90 यूनिट्स। आपको समझ आया मैंने क्या बोल दिया? इसका मतलब आपको एक सेल्स टू 90 यूनिट पे 30 रुपए से सेल कम करनी पड़ेगी आपको। यस सर। कितना आ जाएगा? 2700। ये एंट्री समझ आई? तो ये जो एक्सेप्टेड है सर, जनरली हम तो एक्सेप्टेड की एंट्री डालते, ओ भाई अमाउंट चेंज हो गया ना। रही बात 210 पेंडिंग, सर अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग का क्या करूं मैं? सेल मान लूं उसको? ऐसे थोड़ा ना होता है सर। अगर पेंडिंग है तो कैंसिल करूंगा उसको, और कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी बेटा? सेल्स टू डेटर 210 यूनिट। कितने रुपए पे रिकॉर्ड करे तुमने सेल? 280। कितना आ जाएगा? गुड 58,000। और आप मुझे बता दीजिए ये वाली जो आपने अभी एंट्री डाली है, क्या मैं कह सकता हूं दिस मीन्स कि ये स्टॉक आपका है? और अगर ये स्टॉक आपका है तो आप क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग 210 इंटू कितने का था? 200 कितना आ जाएगा? 42,000। बोलिए आपको समझ आई पहले कहानी? लेकिन अब आखिरी बात ये बोलूंगा, क्या सेल की एंट्री डाल, हमने टोटल कितनी एंट्रीज डाली है? 1 2 3। सेल की एंट्री डालने की जरूरत है? क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा था पास थ्रू डे बुक, ठीक है, तो आपको सेल की एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। आपको ये 3 एंट्रीज दिख रही है नीचे वाली जो हमारी। कहिए साहब क्लियर है एकदम? तो सेल और रिटर्न आपका टेक्निकली 7th इलस्ट्रेशन आपका होमवर्क है, आराम से हो जाएगा सर। इसके बाद क्या है, अगर आप देखोगे इलस्ट्रेशन तो कोई भी नहीं है बेटा, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं 1 to 7 आपका सारा कर सकते हो, लेकिन सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर ना 2 क्वेश्चन और है नीचे ना। देखो हमेशा मॉड्यूल आपका क्या है, पहले आपका होता है इलस्ट्रेशंस और उसके बाद होते हैं क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन करने जरूरी होता है, बहुत जरूरी। आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते मॉड्यूल का, समझ रहे हो? पूरा पेपर ना आप ये लगा लो 80 मार्क्स का ना बहुत आराम से मॉड्यूल से आता है, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि सर फिगर्स चेंज हो जाते हैं, मतलब आप ये नहीं बोल सकते अगर कोई बच्चा एकदम कॉन्सेप्चुअली मॉड्यूल करके गया है ना तो 80-85 नंबर का तो पेपर वो बोल ही नहीं सकता कि सर ये मुझे पता ही नहीं था क्या है। कम से कम 85 मार्क्स आराम से मॉड्यूल का होता, ठीक है। तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है। हम लोगों का क्या अप्रोच रहता है बच्चे, जैसे आपको ना एक मॉड्यूल करना होगा, मॉड्यूल में क्या होता है जी, इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस। फिर एक होता है आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर्स। ये कौन इशू करता है सर जी? आईसीआई। हो गया? एक सेकंड।
आप अपने ना रजिस्टर के पहले पेज पे लिख लो, क्योंकि बच्चा ना ये करता नहीं है, मुझे पता है। तो तुमने एकदम ध्यान रखना है, करना बहुत जरूरी होता है। चलिए ठीक है। तो एक तो बच्चे आपने मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करने ही करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आरटीपी आईसीएआई पब्लिश करता है एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ्स पब्लिश करता है। तो मैं पिछले 6-7 सालों की आरटीपी भी करनी होगी। आरटीपी क्या होता है, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन और इंस्टीट्यूट आरटीपी के थ्रू देता है। मतलब जैसे तुम्हारा अटेम्प्ट May 23 है ना, तो May 23 की आरटीपी पब्लिश होगी, उसमें हर चैप्टर से एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट और देगा, तो वो आपका क्वेश्चन बैंक बढ़ता जाता है, समझ रहे हो। तो आपको अभी आपकी आरटीपी करनी होगी, उससे पुराने सालों की भी आरटीपी 5-6 साल की करनी होती है, ठीक है। उसके बाद होता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ये भी सोर्स क्या हो गया आपका, ऑब्वियसली आईसीएआई। तो आपको भैया अब सर ये कैसे करते हैं सर, ये तो लास्ट में करना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टार्टिंग से अप्रोच समझो। तुमने अभी जैसे बीआरएस पढ़ लिया ना, तुम बीआरएस का तुमने मॉड्यूलर क्वेश्चन करे, आरटीपी भी अभी घर डालो, मैं दिखाऊंगा कहाँ पर है, और वैसे मेरी बुक में भी है, हाँ बुक में भी सारे हैं, बट अभी जो नया आएगा वो नहीं होगा, तो अभी आप लोगों के इसके अंदर आ जाएगा वो जो बुक, जैसे अगर जिनको मिल गई हो ठीक है, नहीं वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आरटीपी के क्वेश्चन बुक में डले हुए हैं और पास्ट एग्जामिनेशन के बुक में डले हैं, लेकिन कैसे, हाँ दोस्त सर आप भी तो करवाओगे ना? यार ये वाला जब चैप्टर हो जाता है ना, तो ये लगा ले दैट इज वन अमंग्स देम, मतलब वो प्रैक्टिस के लिए है तेरा, वो तेरा क्वेश्चन बैंक बढ़ रहा है बस, ठीक है। उसमें कहीं डाउट आ रहा है, तुम लेकर आगे सर आरटीपी का ये क्वेश्चन बता दो क्या, वो जस्ट एक क्वेश्चन है ऐड ऑन, उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, समझ रहे। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने बीआरएस कर लिया, तुम आरटीपी तो कहीं तो बुक का ही क्वेश्चन, समझ रहे, वो वैसा चल रहा होता है, सिर्फ ऐड ऑन क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो ये आपको हर चैप्टर वाइज अप्रोच रखनी होती है बच्चे। ये ऐसा नहीं है सर ये तो हम मार्च में उठाएंगे जब कोर्स हो जाएगा, नहीं भाई, तुम्हारा बीआरएस हो गया ना, तो पास्ट एग्जामिनेशन के बीआरएस के भी सारे क्वेश्चन तुम्हें पता भी तो लग जाएगा, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो। तुम्हारे हिसाब से बीआरएस हो गया तुम्हारा, अब पेपर का क्वेश्चन देखो एक बार, समझ रहे हो। डेप्रिसिएशन हो गया, पेपर के क्वेश्चन देख लो, आरटीपी देख लो, हो जाएंगे वो सारे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज को क्लोज करना होगा। आइए सर अब आप इस चैप्टर को फटाफट क्लोज करो, फटाफट कर रहा हूँ बेटा इसको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन बिजनेस सेंड गुड्स, बेसिकली हमने ये जो चैप्टर करा था सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, तो सबसे पहला आपने मेथड कौन सा करा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, कैजुअली। कैजुअली का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, मतलब इसमें क्या करना है आपने, ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल, यही तो करा हमने। क्या जब भी मैंने गुड्स भेजे हैं मैंने उसको सेल रिकॉर्ड नहीं करा, बिल्कुल करा सर। और कैजुअली में एग्जांपल देखो मैंने क्या बनाया हुआ है, एग्जांपल के तौर पर है, अगर मेरी टोटल सेल 100 रुपए की है तो अप्रूवल की कितनी है मेरी 10 रुपीज, और नॉर्मल मतलब कैश और क्रेडिट 90। क्या मैं बहुत ज्यादा अप्रूवल पे डिपेंडेंट हूं, नहीं, तो वो कौन सा होता है बेटा, कैजुअली। अगला क्या है सर, फ्रीक्वेंटली, और अगला क्या है, न्यूमरसली। सर जी फ्रीक्वेंटली क्या होता है, अगर मेरी सेल 100 की है तो अप्रूवल कितने की है, 40-50 रुपए की, और नॉर्मल कितनी, 40-50-60 रुपए की। यानी कि सर मेरा ऑलमोस्ट 40-50% बिजनेस अप्रूवल से चलता है और आधा बिजनेस कैश और क्रेडिट से चलता है। न्यूमरसली क्या होता है सर जी मैं 100 रुपए की सेल करता हूँ ना, अप्रूवल वाली 90, मेरा काम ही अप्रूवल वाला काम है। न्यूमरसली में सबसे ज्यादा आपकी कौन सी वो हो रही है, अप्रूवल वाली से। सर इसमें भी सेम ट्रीटमेंट है, बिल्कुल नहीं। आइए तो मेरे को ये बोलना है सिर्फ, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है
फ्रीक्वेंटली देखते हैं। फ्रीक्वेंटली का मतलब 50% ऑन अप्रूवल, 50% ऑन नॉर्मल। तो सर इसमें हमने क्या बनाना है, सेल और रिटर्न जर्नल। सर हमें बिल्कुल नहीं पता है कि क्या होता है। हाँ तो बेटा आपको याद ही करना है, अभी मैं बता दूंगा नीचे क्या करना है। एकदम दोनों मेथड फालतू के हैं एकदम, ठीक है, लेकिन जिस एक्सटेंट तक लॉजिक बन सकता है बना दूंगा मैं। सेल और रिटर्न जर्नल इज प्रिपेयर्ड। अच्छा जी, सेल और रिटर्न जर्नल बनता है, और कितने कॉलम होते हैं सेल और रिटर्न जर्नल कॉलम में? 4। बस इतनी याद रखें कि सर फ्रीक्वेंटली के अंदर हम क्या बनाते हैं, सेल और रिटर्न जर्नल, और इस जर्नल के अंदर कितने कॉलम होंगे भाई साहब? 4। सर जी वो कौन से कॉलम है, आइए जरा। सबसे पहला कॉलम है बच्चे, गुड्स सेंट ऑन, कि मैंने कितने रुपए के गुड्स सेंड करे। आप मुझे बताइए यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 100 यूनिट्स मैंने भेजे हैं, उसका सेल प्राइस कितना है, 10 रुपए। किसको भेजे हैं, मिस्टर ए को, और टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1000। मैंने टोटल कितने यूनिट भेजे हैं जी, 100 यूनिट भेजे। मेरा आपसे सवाल, जब हम कैजुअली में थे तब तो मैं एंट्री अभी के अभी डाल देता था, जैसी भेज दिए एंट्री डाल दी। यहाँ नहीं डालूंगा बेटे, क्या इस पॉइंट पर कोई एंट्री डालेगी, कोई एंट्री नहीं। तो मैंने टोटल 100 यूनिट भेजे हैं ना। अगला कॉलम कौन सा है जी, कितने वापस आ गए? सर जी 40 वापस आ गए, 10 रुपए के हिसाब से 400। मुझे बता दो इसकी एंट्री डालूं? जब तुमने भेजने की एंट्री डाली तो वापसी की क्या बात की एंट्री है? इसकी कोई एंट्री डालेगी, कोई एंट्री नहीं डालेगी। समझ रहे हो? 50 10 रुपए के हिसाब से अप्रूव हो गए हैं बेटा। ये यूनिट्स है, ये सेल प्राइस है, ये टोटल आ गया। मैं अप्रूव्ड की एंट्री डालूं, फाइनल। पहले वाले में ऐसा नहीं होता था सर, पहले वाले में सेल, समझ रहे हो? इस वाले में एंट्री कब डल रही है बेटा, व्हेन योर गुड्स गेट अप्रूव्ड। और अगर अप्रूव हो रहा है तो आप बता दो क्या एंट्री डलेगी। और सर जी एंट्री तो वही है, डेटर टू। समझ आया? सर ये बैलेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब, अच्छा एक बात बताओ, यूनिट्स कितने बच गए? कह सकता हूं 10। टोटल मैंने कितने भेजे थे? 100। 40 रिटर्न हो गए। तो क्या मैं कोई, अच्छा जब मैंने भेजे मैंने कोई एंट्री डाली? कोई एंट्री नहीं। जब वापस आएंगे कोई एंट्री, रिजेक्ट नहीं। जब अप्रूव हो गए तो मैंने एंट्री डाली है। और जो बच गए, ये समझ रहे हो कौन से वाले हैं? ये पेंडिंग अप्रूवल वाले हैं। तो आप बताइए 10 बच गए, 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का सामान। क्या ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है? तो ये जो बैलेंस वाला है उसके लिए मैं क्या एंट्री डालूंगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट 100 रुपए। कहने की बात यह है, फ्रीक्वेंटली मेथड के अंदर जब गुड्स भेजे जाते हैं तो कोई एंट्री पास नहीं होती। जब गुड्स वापस आ जाते हैं रिजेक्ट, कोई एंट्री पास नहीं होती। जब गुड्स अप्रूव हो जाते हैं तो एंट्री पास होती है सेल की। और जो बैलेंस बचा होता है कस्टमर के पास यूनिट्स का, सर इसमें कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं, आप इसको नोट कर लो, या मैं तुम्हें ये फाइल भेज दूं फिर कर लोगे? है ना? हाँ, क्योंकि इस पे ना फ्लो से खत्म करता हूँ बस फटाफट। और ये वाला तो मैंने इतना करा दिया, इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बना ऐसे ही लेना पूरा का पूरा। सर अगला बताओ, सर अगला क्या है? तो ये पहला मेथड हो गया। सर इसके अंदर मैं थ्योरी पढ़ने कुछ नहीं पढ़नी है तुम्हें, मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ, सिर्फ वो कॉलम दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है क्या फ्रीक्वेंटली बेस ऐसे करके? अभी इसमें ना 2 क्वेश्चन और है, वो मैं करा ही दूंगा तुम्हें। देखिए ये आपको 4 कॉलम्स दिख रहे हैं, सिर्फ इतना समझना होगा आपको बच्चे। गुड सेंट ऑन अप्रूवल, डेट क्या है, कौन सी डेट को भेजे, किसको भेजे, फोलियो नंबर, कुछ नहीं करना तुम्हें। अमाउंट, कितने रिटर्न हो गए,
किस डेट को रिटर्न हुए, किससे वापस आए हैं, फोलियो नंबर, कुछ नहीं करना तुम्हें, कितने रुपए के गुड्स आ गए, अप्रूव कितने हो गए, कह सकता हूँ इसकी जर्नल एंट्री डलेगी और बैलेंस की भी। सर इसके अंदर कोई लॉजिक कुछ नहीं है रे, समझ रहे हो, अंदर जो लिखा है सिर पैर नहीं बना पाओगे तुम उसका, क्योंकि ये रफ में चल रही होती हैं चीजें, कोई फायदा नहीं होता। सर अगला मेथड कौन सा है? अगला है बेटा न्यूमरसली। सर न्यूमरसली का मतलब क्या था? मेरा मैक्सिमम सर्वाइवल किस पे डिपेंडेंट है? अप्रूवल वाले पे। तो भाई न्यूमरसली के अंदर मैं दो चीजें बनाता हूं, सेल और रिटर्न डे बुक। बेटे ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, इसलिए मैं थ्योरेटिकली कुछ बता रहा हूं। एक क्या बनती है बेटा? सेल और रिटर्न डे बुक। सर एक क्या होती है? छोड़ो ना बेटे, इन बातों से कहीं कुछ नहीं पहुंच सकते और ये आज के टाइम पे एग्जिस्ट भी नहीं करती है। जहां पे बेस बनेगा वहां पे पूरा गहराइयों में ले जाऊंगा, ये कोई फायदा नहीं है इनका। सेल और रिटर्न डे बुक, सर ये क्या होती है? सिर्फ सेल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बन रहा है? सेल और रिटर्न। और आगे क्या लिखा है? ट्रीटेड एज मेमोरेंडम बुक। मेमोरेंडम बुक पता है तुम्हें क्या होता है? रफ, जो कि किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे नहीं चल रहा होता। तो सर फिर ये हम क्यों कर रहे हैं बेटा? पेपर में आता है बस इसलिए करा रहा हूँ, 5 नंबर का आ जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए कर रहे हैं। आप बोलो नहीं कराना तो देख समझ रहे हो, तो 5 नंबर का आता है ना ये, तो इसलिए ये दोनों मेथड इसलिए हम लोग देख। तो बेसिकली न्यूमरसली के अंदर ऐसे ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। बताओ कि न्यूमरसली के अंदर हम लोग सेल और रिटर्न जर्नल बनाते हैं, ट्रू और फॉल्स? बताओ रे, तुम्हें तो ना स्क्रीन पर आंसर। न्यूमरसली मेथड में वी प्रिपेयर सेल और रिटर्न जर्नल, फॉल्स, ठीक है। पेपर में आ जाएगा मेमोरेंडम बुक्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन अकाउंटिंग इज डन एज पर फ्रीक्वेंट मेथड, फॉल्स। फ्रीक्वेंट के अंदर नहीं है भाई साहब, न्यूमरसली के अंदर। क्लियर है बच्चे? सर अब इसके अंदर क्या कहानी है? कोई कहानी नहीं है, सीधा क्वेश्चन पर आएंगे। आपको सिर्फ वो ऊपर वाला नोट करना होगा। आइए जरा क्वेश्चन देखो। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाओगे ना तो आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चन में से सेकंड तो आपका अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये कैजुअल वाला है। सेकंड वाला तो आपका आ जाएगा, लॉजिक के साथ कनेक्टेड है पूरा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ फर्म सेंड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है जी, चैप्टर का तो पता लग गया हमें, सेल और रिटर्न है। कस्टमर हैविंग द चॉइस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स विद इन अ मंथ। ध्यान रखना बेटा, कितना टाइम दे रहा हूं मैं आपको अप्रूवल के लिए? 1 महीना। ड्यूरिंग May 2020 द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ गुड्स सेंट। कौन से महीने की डिटेल है जी ये? मई 2020। 2 मई को आप मुझे बता दीजिए, 2 मई को एक कस्टमर को गुड्स बेचे। कौन सा कस्टमर है? पी। कितने रुपए का? फिर 8 मई को बेचा है, फिर 12, 18, 20 और 27। ये मई की डेट दे रखी है, ये कस्टमर के नाम है, और ये क्या है जी? सेल प्राइस है। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब सर पी ने रिजेक्ट कर दिया। कहानी समझ लेते, करना क्या देख लेंगे। क्यू ने भी गुड्स को रिजेक्ट कर दिया। बी डी ई सिग्निफाइड दे हैव एक्सेप्टेड द। बहुत अच्छी बात है, बी ने बोला गुड्स अच्छे हैं, डी ने भी बोला और ई ने भी बोला। ठीक है। शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म सेल और रिटर्न अकाउंट। मैं कभी तक यही सोच रहा हूं कि मेथड कौन सा लग रहा है। वो क्या बोल रहा है? कौन सा अकाउंट बनाना है? सेल और रिटर्न। और किसका है जी? कस्टमर का। फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट ऑन 15th। सर वहां पे तो वो जर्नल बन रहा था ना, सेल और रिटर्न जर्नल। कौन से मेथड में? फ्रीक्वेंटली में। और न्यूमरसली में सर वो डे बुक लिखा था और
लेजर लिखा था, सेल और रिटर्न लेजर, ये वो है बेटा। ये जो अकाउंट बोल रहा है ना, सेल और रिटर्न अकाउंट, ये कौन सा है बेटा? ये लेजर। समझ रहे हो? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये सिर्फ मेथड का क्लैरिटी थोड़ा सा मैंने दे दिया, क्योंकि वहां पे ना वो जर्नल बोल रहा था कि ऐसे वो बनाओ, तो वो कोई क्वेश्चन है ही नहीं उसका, मतलब दोनों क्वेश्चन यही वाले चलेंगे। आप मुझे ना बस तुम्हारी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। मैंने मई के महीने में टोटल सेल कितने की करी है? टोटल बता दो। टोटल सेल 15,000, 20,000 टोटल सेल, मतलब एक्सेप्टेंस वाली नहीं कह रहा मैं, टोटल निकाला कितना है दुकान से? 93 सबका आ गया? सर क्यों पूछ रहे हो आप? चलो मैं एक दो चीज और पूछता जाता हूँ। 93 की टोटल सेल है, लिख लो इसको, 93 की रफ में कहीं भी लिख लो 93,000। उसमें से बेटा एक्सेप्ट कितने हुए हैं? BDE 24,000 की एक्सेप्टेंस है ना। रिजेक्ट कितने के हुए बच्चे? 28 और 15 43,000 रिजेक्ट हो गए। और जिसके बारे में कुछ नहीं पता वो 26,000। सो यू हैव द बाइफर्केशन विद यू राइट नाउ। 93 टोटल दिया था, ये एक्सेप्ट, रिजेक्टेड, पेंडिंग। ठीक है जी, आंसर पे आ जाओ। हमने कौन सा अकाउंट बनाना है? सेल और रिटर्न। सर ये क्या रियल बुक्स है या मेमोरेंडम बुक्स है? मेमोरेंडम। तो आप ज्यादा वो मत लेना कि सर ये कैसे हो रहा है। आप मुझे इतनी बात बता दो, अगर टोटल सेल 93 की है तो आप इसको सेल ही मान लो ना। मैं जबरदस्ती कनेक्ट करना चाह रहा हूँ बस कुछ ना कुछ। अगर ये सेल का अकाउंट है तो क्या 93 से मुझे डेटर को डेबिट नहीं करना चाहिए था? सेल की एंट्री क्या डालते हो आप? डेटर टू सेल। तो सेल्स में बाय डेटर आता है ना, तो ये मैंने बाय सन्ड्रीज लिख दिया, क्योंकि इसमें मल्टीपल लोग हैं ना, अलग अलग नाम नहीं लिख रहा। जब बेटा पीछे बहुत सारे लोग होते हैं तो सन्ड्री वर्ड यूज होता है, इसलिए हम उसको सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं कि उसके पीछे एक इंसान नहीं है। तो 93,000 ये आ गया मेरा। पहले मुझे बताओ ये क्लियर है आपको? बेटा इस 93,000 का ना बाइफर्केशन दे रखा है डेबिट साइड का। क्यों दे रखा है वो अपना मुद्दा नहीं है, आपको ये समझना है। 93 में से तुम मुझे बता दो, ये 2 सन्ड्रीज करके तुम सेल लिखोगे पेपर में, कि जो सेल कंफर्म होगी। मुझे बताओ कितने की सेल कंफर्म हुई थी? 2 सन्ड्रीज जो रिटर्न हो गया था 43, और जो बच गया ना वो कैरेट डाउन। अब वो लोग सर सेल्स के अंदर कैरेट डाउन, सर सेल्स तो नॉमिनल अकाउंट होता है। बेटे ये फर्जी अकाउंट बन रहे हैं, समझ रहे हो? ये बस टी शेप में जबरदस्ती डाल रखा है इन्होंने, बस इन्होंने ऐसे टी बना रखा है। ये कोई लेजर वेजर नहीं है, ये टाइम पास हो रहा है। लेकिन इस टाइम पास से 5 नंबर मिलते हैं। यस, ये आ चुका है, 2-3 बार आ चुके हैं क्वेश्चन, और ये बहुत इजी है। ठीक है, आपको एक लॉजिक पूरा आपको नहीं लगा क्या हो रहा है सर ये, लेकिन अगर पेपर में आएगा तुमने क्या करना है? टोटल सेल 93, कितनी सेल हो गई, कितना रिटर्न होगा, कैरेट डाउन, खत्म। इसके बाद इन्होंने बोला था पी का अकाउंट बनाओ, क्यों जी? बोला था ना। अब आप मुझे बता दो, क्या कहीं ना कहीं ये जो पी है ये इसके अंदर नहीं है? तो तुमने टेक्निकली क्या एंट्री डाली? अगर मैं कोशिश करूं पी टू सेल और रिटर्न ही बना ना, तो बेटे पी के अकाउंट में 2 सेल और रिटर्न आ गया। अब मुझे बताओगे पी ने एक्सेप्ट करा, रिजेक्ट करा? तो क्या ये रिटर्न वाले में पी नहीं है? तो क्या एंट्री बनी? सेल और रिटर्न टू पी। तो पी में बेटा दोबारा बाय सेल और रिटर्न। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा वो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए साहब। बताइए क्लियर है? ऑनलाइन भी सबको क्लियर है? चलिए गुड। सर ऐसा ही क्वेश्चन और भी है क्या? हाँ बेटे एक और क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में दिख सकता।
तो बस इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी दिखाऊंगा तुम्हें बस। आइए क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों वाला सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, चैप्टर को नमस्ते कर देंगे। एक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू द कस्टमर। ठीक है जी, एक्स ने बेचा है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। द पर्टिकुलर्स दे रखे एज अंडर। डेट ऑफ डिस्पैच, डेट ऑफ डिस्पैच समझ रहे हो ना, मेरी दुकान से गुड्स कब डिस्पैच हो रहा है, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 15, 20, 25 दिसंबर, 30 दिसंबर। किस पार्टी को दिए हैं, कितने रुपए का सामान दिया है, और आगे दिए हुए रिमार्क्स। आइए जरा रिमार्क्स पढ़ते हैं। मैंने 10 दिसंबर को एबीसी को बेचा, कितने रुपए का सामान बेचा, बट मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई भाई कि उसने एक्सेप्ट करा है कि रिजेक्ट करा। डीईएफ ने क्या करा, वापस कर दिया मेरे। जीएचआई को बेचा 12,000 का, जिसमें से उसने 2,000 के गुड्स वापस कर दिए और 10,000 के क्या कर दिए होंगे, एक्सेप्ट कर दिए। डीईएफ रिटेन्ड, रिटेन्ड मीन्स एक्सेप्टेड, रिटेन्ड का मतलब क्या हो बेटा, एक्सेप्टेड। एबीसी को 11,000 का दिया, रिटेन्ड मीन्स एक्सेप्टेड। जीएचआई नो इन्फॉर्मेशन। क्या तुम अपने दिमाग में छोटी सी बात समझ सकते हो, नो इन्फॉर्मेशन का मतलब हो सकता है पेंडिंग अप्रूवल। आगे क्या बोल रहा है, गुड्स आर टू बी रिटर्न्ड विद इन 15 डेज। ओके, महीने का टाइम नहीं है यहाँ पे, 15 दिन का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल। आपको पता है अगर आपको मैं 15 दिन के लिए सामान बेचूंगा, आप 15 दिन के बाद मेरे पास आओगे, मैं गुड्स वापस ले लूंगा आपसे, नहीं लूंगा। तो यही लिख रहा है अगर आप 15 दिन में नहीं आए तो सेल हो जाएगी। The books of X closed on 31st December. You are required to prepare. ये वाला तो तुम्हें एकदम दिख रहा होगा कौन सा मेथड है, डे बुक। कौन सा वाला है, जो सबसे आखिरी वाला था, न्यूमरसली था ना, देखो रे, न्यूमरसली में यही बनता था ना, सेल और रिटर्न डे बुक, सेल और रिटर्न लेजर। तो ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा एटलीस्ट हिंट तो ठीक दे रहा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं व्हाट इज सेल और रिटर्न डे बुक। इन द बुक्स ऑफ एक्स सेल और रिटर्न डे बुक बन रही है। सर ये डेट दे रखी है, 7 वाला कॉलम किस किस पार्टी को दिया है, वो अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि ये गुड्स सेल हो गए हैं कि रिटर्न हो गए हैं। ये डे बुक बन गई, डिटेल है, ये पार्टी इसको इतने का बेचा है, सेल हुई है कि नहीं है। आप मुझे बता दो, सबसे पहला बंदा जो था एबीसी, कितने रुपए के गुड्स थे उसके, तो क्वेश्चन में लिखा था कितने दिन मिल रहे हैं आपको, 15, तो उसका 25 दिसंबर बन रहा है। लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था याद है, नो इन्फॉर्मेशन, यानी कि 31 दिसंबर तक कोई इन्फॉर्मेशन। क्या करूंगा इसको मैं, सोल्ड है भाई साहब। तो आप अगर पेंडिंग कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 15 दिन हो चुके हैं, तो वो एक कॉलम जो डेट का बना हुआ इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो सोल्ड हो गया। डीईएफ उसने तो आई थिंक एक्सेप्ट कर लिए थे, याद है, ये देखो, चलो यहीं पे ही फटाफट देख लेते हैं। अच्छा ये रिटर्न है, तो ये तो इसने तो रिटर्न कर दिए थे। इसने क्या करा, और बाकी मैं क्या मान लूंगा, एक्सेप्ट कर लिए, सेल मान लूंगा, है ना। रिटेन को क्या मानू, सोल्ड, और ये भी क्या हो गया मेरा। लेकिन ये जो आखिरी वाला है ये पेंडिंग है। समझ आ रहा है आपको भी पूरा टेबल। सर जो आखिरी वाला है ना तो उसको सोल्ड में दिखाया, ना तो उसको रिटर्न। सर एक और कॉलम बना सकते, पेंडिंग बनाना तो बना लेना, ताकि पूरी समरी बन जाए, उसमें से इतना सेल है, इतना रिटर्न है, इतना पेंडिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल और रिटर्न डे बुक क्लियर है आपको। अब मैं क्या करूंगा बेटे, सेम वही कहानी बेटा। हाँ मुझे बता दीजिए टोटल सेल कितने की है बेटे, 77,000।
एक्सेप्ट कितनी होगी बेटा, जो 47,000, जो ये सेल 47,000 की है, रिटर्न कितना हो गया बेटा, वो जो बच गया 13,000 रुपये। क्लियर है? तो सर आपका पूरा का पूरा चैप्टर अब डन है। अब तुम पहली इलस्ट्रेशन से लेके आखिरी इलस्ट्रेशन लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे, कहीं भी नहीं अटकोगे। बताइए, क्लियर है सब बच्चों को? ऑल क्लियर? नो डाउट्स? नो स्टडी नो डाउट्स? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है ना? घर जाके करेंगे तभी तो डाउट्स आएंगे, अभी एकदम से कर चलो तो इतना रखते हैं, और फिर अब बच्चों का टेस्ट होगा फिर अभी इको की क्लास के बाद। हाँ? क्या देख तू पूछ